अपना आज का टॉपिक है ओवरहेड्स और अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। टॉपिक्स में हेडिंग दे दो, ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। What this topic is all about, try to understand first. I don't require the books, so don't stop moving your pages. Listen. फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है ये हम लोग कॉस्ट शीट में सीखे थे कि फैक्ट्री में लगने वाला इनडायरेक्ट कॉमन एक्सपेंसेस। यार आप ना एक फैक्ट्री रन कर रहे हो जिसमें हो सकता है आप 3 अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स बना रहे हो या 3 अलग अलग डिपार्टमेंट समझ सकते हो आप, ठीक है। ऑब्वियसली जब 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तीनों का कॉस्ट शीट तो अलग अलग बनता है, तीनों का डायरेक्ट मटेरियल्स कितना लग रहा है वो अपने को अलग से मालूम रहता है, वो कॉमन नहीं है। तीनों डिपार्टमेंट्स में कितना डायरेक्ट वेजेस लग रहा है वो अपने को मालूम रहता है अलग से। आप कॉस्ट शीट याद करो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों ऐड करने के बाद तो प्राइम कॉस्ट आता है। उसके बाद क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? फैक्ट्री में लगने वाला कॉमन खर्चा। कॉमन खर्चा के एग्जांपल्स कॉस्ट शीट में भी सिखाए थे, फिर वो लेबर में वापस रिवीजन काइंड ऑफ बात किए थे। मान लो पूरा आपका जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है वो भाड़े का है, उसका एंटायर प्रीमाइसेस का भाड़ा आप महीने का 50,000 रुपये पे करते हैं। तो ये भाड़ा ऑब्वियसली तीनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर लग रहा है, बड़े कॉमन खर्चा है। फैक्ट्री का कॉमन लाइटिंग, फैक्ट्री का पैसेज वे है, फैक्ट्री का गेट से लेके हर डिपार्टमेंट तक जाने का जो कॉमन पैसेज है वहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, उस लाइट का बिल भी कॉमन आता है। फैक्ट्री का साफ सफाई मेंटेनेंस के लिए लेबर रखा हुआ है, उसका वेजेस कॉमन वेजेस है। फैक्ट्री का सिक्योरिटी के लिए 3 या 4 सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, 10 सिक्योरिटी गार्ड्स है, उनका जो सैलरी है वो भी तीनों डिपार्टमेंट के ऊपर में कॉमन है, वो भी उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर में कुछ कुछ खर्चा आना चाहिए। रेंट या कॉमन पैसेज का लाइटिंग, साफ सफाई का खर्चा, गार्ड्स का सैलरी, फैक्ट्री का एसेट्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसका प्रीमियम एक साथ ही पे होता है। ये सारे खर्चे को अपने को इस चैप्टर में करना क्या है कि हर डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है कि किस डिपार्टमेंट का फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना होना चाहिए। बहुत तरह का कॉमन खर्चा लगता है जो एक साथ लग रहा है, उसको इन 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट्स आपके, उन डिपार्टमेंट्स में किस में कितना एलोकेट होगा, किस में कितना डिवाइड करेंगे आप, किस रेशियो में करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। बेसिकली फर्स्ट टॉपिक तो अपने को वो सीखना है। और भी कई सारी बातें आएंगी। सबसे पहला काम है कि कॉमन खर्चे का डिवीजन करना। तो इट्स नॉट दैट कि हम लोग इक्वली डिवाइड कर दें, क्योंकि सपोज फैक्ट्री का रेंट 50,000 लगा है, अब तीनों डिपार्टमेंट जो है हमारे या 4 डिपार्टमेंट है सेम एरिया ऑक्युपाई कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है, हाँ या ना। कोई डिपार्टमेंट 400 स्क्वायर फीट एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, कोई में 1000 स्क्वायर फीट है, कोई में 500 स्क्वायर फीट है, हाँ या ना। तो रेंट को किस बेस पे डिवाइड करना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्युपाइड। इस तरह से कुछ लॉजिकल बेसिस जो अपने को अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो शायद रखना पड़ेगा 2-3 जगह, बाकी सब जगह लॉजिकल बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला टॉपिक जो कॉमन इस चैप्टर के अंदर आएगा वो ये है। सबसे पहला वैरायटी ऑफ सम्स क्या होगा कि कॉमन एक्सपेंसेस फैक्ट्री का दिया हुआ रहेगा, सर्टेन बेसिस दिया हुआ रहेगा, अब आपको सोचना है कौन सा खर्चा किस बेसिस पे डिवाइड होगा। दैट्स इट, क्लियर। डिवाइड करके हम लोग ये सोचने के बाद उसका डिवीजन करना है एंड हर डिपार्टमेंट का किसका कितना कॉमन खर्चा आ रहा है वो निकालना है। टॉपिक क्या होने वाला समझ में आ गया आप लोगों को? अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक आइटम्स, कॉमन आइटम्स, एंड वो किस बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए वो बेसिस हम लोग काइंड ऑफ एक चार्ट काइंड ऑफ बनाएंगे, ठीक है ना। वेल से फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक जो समझ में आ गया आपको, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट का बेसिस क्या रहेगा? एरिया ऑक्युपाइड, ये समझ में आ गया सभी को। एरिया ऑक्युपाइड या फ्लोर स्पेस, कुछ भी दे सकते, मतलब फ्लोर स्पेस मतलब एरिया ऑक्युपाइड होगा, राइट। कौन सा डिपार्टमेंट कितना स्क्वायर फीट एरिया ऑक्युपाई कर रहा है उस बेसिस पे रेंट डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, जनरल लाइटिंग।
नॉर्मली डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पे उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर वो नहीं दिया हुआ है देन द सेकेंड ऑप्शन इज एरिया ऑक्यूपाइड। कुछ एक केसेस में आप लोगों को दो ऑप्शन बता देंगे, तो बोलने का मतलब पहला ऑप्शन इज नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है देन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। क्लियर? पहला में तो एरिया ऑक्यूपाइड या फ्लो से बोले तो एक ही एरिया ऑक्यूपाइड या फ्लो से एक ही बात है, बट यहाँ पे दोनों एक बात नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? जनरल लाइटिंग पहला ऑप्शन है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। नहीं मालूम है, क्वेश्चन में नहीं मालूम है, तब क्या कर सकते हैं? इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। क्लियर? नेक्स्ट, इंश्योरेंस टू फैक्ट्री शेड। फैक्ट्री का जो शेड होता है, फैक्ट्री शेड का इंश्योरेंस कराया हुआ होता है, दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, राइट? बट इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स या सिर्फ इंश्योरेंस अगर दिया रहे, इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स या फिर सिर्फ इंश्योरेंस अगर दिया रहे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में कितना रुपया का एसेट्स है, बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम तो एसेट के वैल्यू के बेसिस पे पेमेंट होगा, तो जिस डिपार्टमेंट में जितना रुपया का एसेट्स है उस रेशियो में इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एसेट्स या इंश्योरेंस प्रीमियम मशीन्स को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, repairs and maintenance of plant। प्लांट मतलब ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी, उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा किस बेस पे डिवाइड होना चाहिए? वैल्यू ऑफ मशीन्स, वैल्यू ऑफ द एसेट्स, हाँ या ना? वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उस बेसिस पे इंश्योरेंस सॉरी रिपेयर से मेंटेनेंस का खर्चा डिवाइड होना चाहिए। अब खुद लॉजिकली सोचना शुरू करोगे धीरे धीरे। फैक्ट्रीज में कैंटीन मेंटेन होती है जहाँ पे वर्कर्स को सब्सिडाइज्ड रेट में, कम रेट पे खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो कैंटीन में लगने वाला खर्चा, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिस डिपार्टमेंट जितना वर्कर है उतना ही खाएगा भाई, उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। मत बोलना सर कोई ज़्यादा खाता होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स, अब अपने आसपास में बैठे हुए पॉइंट आउट मत करो तुम ज़्यादा खाती है, राइट? नेक्स्ट, सुपरविजन एक्सपेंसेस। वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर रखा हुआ होता है, तो सुपरविजन एक्सपेंसेस या सुपरवाइजर का सैलरी किस बेस पे होना चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स। जिस डिपार्टमेंट में जितना ज़्यादा वर्कर्स है सुपरविजन एक्सपेंसेस उस डिपार्टमेंट में उतना ही एलोकेट होना चाहिए, द सेम नंबर ऑफ वर्कर्स। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन किस बेस पे होना चाहिए? डेप्रिसिएशन मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन्स, नंबर्स पे नहीं हो सकता ना। कोई मशीन 5 लाख की है, कोई मशीन 50,000 की भी हो सकती है। द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने को हम लोग इधर जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स लिख रहे हैं, ये सब दिया हुआ रहेगा टोटल खर्चा।
और बेसिस दिया हुआ रहेगा अलग से अपने को, अपने को ये सोचना है कौन सा खर्चा को किस बेसिस पे डिवाइड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, प्लेन एंड सिंपल डिवीजन सीखना है अपने को फिलहाल। नेक्स्ट, वेलफेयर एक्सपेंसेस, बताइए किस बेसिस पे होना चाहिए वेलफेयर एक्सपेंसेस? ऑब्वियसली नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे ही होगा। मैंने कहा था कुछ कुछ चीजें जहां पे कोई लॉजिकल बेसिस नहीं होता, अपने को रटना पड़ता है एज पर द कॉस्ट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स आर नथिंग बट इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। जिस डिपार्टमेंट में जितना डायरेक्ट मटेरियल्स का खर्चा लगा है वो ऑब्वियसली अलग अलग मालूम रहेगा। पहले बताए थे हर डिपार्टमेंट में लगने वाला डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा तो अलग अलग ही होता है, उसका अकाउंटिंग अलग से ही होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल का जो रेशियो है उस रेशियो में इनडायरेक्ट मटेरियल्स को हर डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, और दे आल्सो नोन एज कंज्यूमेबल स्टोर्स। सिमिलरली indirect wages are divided on the basis of the ratio of direct wages. डायरेक्ट wages के रेशियो में indirect wages डिवाइड हो जाएगा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, इसको शॉर्ट में ईएसआई के नाम से भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ईएसआई कंट्रीब्यूशन क्या होता है ना कि एम्प्लॉइज का जो डायरेक्ट वेजेस होता है, एम्प्लॉय का जो सैलरी है या डायरेक्ट वेजेस है उसके बेसिस पे 2% 1% ईएसआई कंट्रीब्यूशन होता है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन टोटल दिया हुआ रहेगा। हम याद है बताए थे ईएसआई कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज के बेसिस पे होता है, 2% 1% 3% देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली किस बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए? डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस के तो परसेंटेज से देता है ना, तो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड होगा। नेक्स्ट कम्स पावर। मशीन्स को चलाने के लिए पावर चाहिए, तो ये एचपी ऑफ मशीन्स, एचपी इज हॉर्स पावर। एचपी का फुल फॉर्म और लिखना नोट कर लेना, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। अब ध्यान से सुनो, कई बार सम्स में ना आवर्स वर्कड भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर आवर्स वर्कड भी दिया हुआ है, एचपी ऑफ मशीन्स भी दिया हुआ है, तब तो क्या होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन इज एचपी ऑफ मशीन्स इनटू आवर्स वर्कड। ये मल्टीप्लाई करके जो रेशियो आएगा उस रेशियो में डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑप्शन एचपी ऑफ मशीन्स मल्टीप्लाइड बाई आवर्स वर्क। हर डिपार्टमेंट में जितना हॉर्स पर मशीन है इंटू आवर्स वर्क, एचपी मशीन इंटू आवर्स वर्क, एचपी मशीन इंटू आवर्स वर्क, फिर जो रेशियो आएगा उस रेशियो में पावर का खर्चा को डिवाइड करेंगे। बट अगर आवर्स वर्क नहीं है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज एचपी ऑफ मशीन्स। व्हाट द पॉइंट, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है?
क्रैश, CRECHE, ये क्या होता है? व्हाट इज अ क्रैश? क्रैश किसको बोलते हैं? अ प्लेस वेयर न्यू बॉर्न बेबीज आर केप्ट। अब कोई फैक्ट्री में मान लो फीमेल वर्कर्स हैं, तो फीमेल वर्कर्स आफ्टर देयर मैटरनिटी पीरियड, बच्चे को जन्म देने के बाद में 2-3 महीने बाद में लोग काम पे आना शुरू करेगी, बट ऑब्वियसली एट दैट टाइम दे नीड टू ब्रिंग द बेबीज विद देम, राइट, फॉर फीडिंग देम एंड ऑल। तो फैक्ट्रीज में एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट नियम है दैट एवरी फैक्ट्री विल हैव टू मेंटेन अ क्रैश इफ दे आर हैविंग फीमेल वर्कर्स। तो क्रैश में क्या होगा, दैट वुमेन जो काम करने जा रही है, बच्चों को वहाँ पे छोड़ के जा रही है, वापस आके फीडिंग करने ऑल उसमें काम है, तो वो जो क्रैश का खर्चा है ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। जिस डिपार्टमेंट में जितने फीमेल वर्कर्स हैं उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब ना इस चार्ट में थोड़ा सा 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, अपने डायरेक्ट समझ में आएंगे। समझ में आने से पहले दो तरह के नॉर्मली डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक कैटेगरी ऑफ डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। हर फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ, गर्ल्स आई थिंक यू शुड पे अटेंशन ऑन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, स्टॉप व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस डिपार्टमेंट भी मेंटेन करना पड़ता है। सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? कैसा डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, रैदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज रेंडर कर रहा है। Now that can be a repairing department, there can be a purchase department, there can be a time keeping department. टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब बाकी तो समझ में आ गया था, रिपेयर्स डिपार्टमेंट का मतलब समझ में आ रहा है नाम से ही, परचेज डिपार्टमेंट का भी मतलब नाम से समझ में आ रहा है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? जस्ट एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है कौन सा वर्कर कितना देर किस काम में इन्वॉल्व था। टाइम कीपिंग पूरा, कितना बजे आया, कितना बजे गया, कौन सा काम किया, उस हिसाब से उसका जॉब कॉस्ट शीट में उसके वेजेस को एलोकेट करेंगे, वो सब कुछ। तो बोलना ये चाहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। फिलहाल यहाँ हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वन इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर वन इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? बहुत सिंपल, ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है, बेसिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने उनको सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहला कदम है, उसके बाद में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो क्या है बाद में समझाएंगे। क्लियर? नाउ यू कैन ओपन अप मैथ सम नंबर 1, पहले पढ़ने की कोशिश करो। नंबर 1, और देखो सम नंबर 1 में क्या है? बालाजी मैन्युफैक्चरर्स हैव 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A, B and C and 2 service departments P and Q, right? Following data available in respect of these 5 departments for the year 2019, area occupied in square feet, HP of machines सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में है, number of light points, number of workers, direct materials, direct wages, value of machinery, number of female workers. Besides the work of factory expenses incurred during the year where ये सारा कॉमन खर्चा दिया हुआ है, casual stores, indirect wages, rent and taxes, general lighting, power, insurance, maintenance, canteen expenses, supervision expenses, ESA contribution, depreciation, repairs, welfare, and the crash expenses. Prepare a primary distribution statement of factory overheads among all the departments. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जब बनाना है तो क्या करना है? ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है नीचे, इनको डिवाइड करना है ऊपर वाला बेसिस को यूज करके। हाँ या ना? साफ समझ में आ रहा है? 5 डिपार्टमेंट है, 5 कॉलम तो बनेगा ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड 5 कॉलम तो बनेगा ही। एक कॉलम रहेगा टोटल का 6 अमाउंट कॉलम हो गया। एक कॉलम होगा बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉलम होगा आइटम्स, देन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन टोटल एंड देन 5 डिपार्टमेंट्स। टोटल कितना कॉलम्स हो रहा है? 8 कॉलम्स हो रहा है। आई एम श्योर कॉपी को आपको हॉरिजॉन्टली यूज करना होगा, जैसे कैश बुक के लिए जैसे यूज करते थे। हॉरिजॉन्टली कॉपी यूज करना होगा बिकॉज वर्टिकल तो हटेगा नहीं, राइट? Now, here is items of factory overheads. Next
नेक्स्ट कॉलम इज बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. टोटल A, B, C, P, Q. All figures and rupees. Rupees का symbol. ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए हमारे, ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट. क्लियर? ऊपर में आपका सबसे पहले कंपनी का नाम रहता है, बालाजी मैन्युफैक्चरर्स. Statement showing primary distribution of factory overheads. Statement showing primary distribution of factory overheads. Clear? कंज्यूमेबल स्टोर्स का बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल्स. तो बेसिस में डायरेक्ट मटेरियल्स. डायरेक्ट मटेरियल्स लिखने के बाद नीचे ब्रैकेट में वहीं पे आपको डायरेक्ट मटेरियल्स का रेशियो क्या आ रहा है वो लिखना होगा. 50,000, 40,000, 30,000, 24,000, 16,000 ये था. तो इसको 3 0 से हटा दो पहले ही. उसके बाद देखो 2 से ही डिवाइड हो सकता है और कुछ डिवाइड नहीं हो सकता है. सिंप्लीफाई जब करना हो तो 25:20:15:12:8 समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाई कर देने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा. अदरवाइज आप नॉर्मल भी रख सकते थे बट डिफिकल्ट होता था. ठीक है. कंज्यूमर स्टोर्स का अमाउंट कितना था? टोटल में लिख देंगे आप 8,000. अब इस 8,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है. दो 2,500, 2,000, 1,500, 1,200, 800. अब आप बोलेंगे सर कैसे हुआ? बाहर गए तो देख के आए थे क्या? अरे यार 25 + 20 + 15 + 12 + 8 80 होता है. 8,000 बाई 80 करोगे और इंटू 25 करना है तो 8,000 बाई 80 है ना. 8 8 कट गया, 1 1 0 कट गया और सीधा 25 से इंटू करना है. आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं सब कोई बात नहीं, तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो. मैं क्या बोलूँ? 8,000 बाई 80 करोगे सर तो कितना बचेगा? मेंटली सोचिए ना सर. 100 रुपया बचेगा. 8,000 बाई 80 करोगे, 1 1 0 गया, 8 1 कम 8, 100 बचेगा. बस अब 25 × 100, 20 × 100, 15 × 100, 12 × 100, 8 × 100. समझ में आ रहा है ओरल कैलकुलेशन कैसे होता है? नहीं तो कैलकुलेटर यूज़ करो सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. नेक्स्ट कर लीजिए, एक बार करके देख लीजिए ना, एक बार करके देख लो प्लीज. नंबर 2 इनडायरेक्ट वेजेस. बस मैं एक दो करूँगा, बाकी सब आप लोगों को करना बिकॉज मैंने पूरा बता दिया. इनडायरेक्ट वेजेस ऑब्वियस उसका बेसिस क्या है? वेरी गुड. डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकालना है आपको. 30,000, 20,000, 30,000, 15,000, 5,000. साफ समझ में आ रहा है? 5 से डिवाइड हो जाएगा ना. 6:4:6:3:1. क्या बात है, 5 का टेबल आता है सबको. गुड, प्रमोशन हो गया.
This is 6,000. Sum of the ratio 10, 16, 19, 20. 20 से डिवाइड करोगे एग्जैक्टली उनको आता है ओरली, ओरली कर लो, नहीं तो कैलकुलेटर बाबा जिंदाबाद। सिक्स 6,000/20 करोगे आप और इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 1। समझ में आ रहा है? इस तरह से आगे का मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सबका बेसिस बताया है, सबका बेसिस आपके सामने है, सारा खुद ब खुद करना आप लोगों को। स्टार्ट डूइंग इट, rather कंटिन्यू डूइंग इट। एक बार जहाँ तक का किए वहाँ तक चेक कर लो। पावर में ऑब्वियसली सिर्फ दो में नहीं आएगा पावर, हाँ या ना, राइट? अभी जैसे वैल्यू ऑफ सॉरी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट किस बेस पे डिवाइड होगा? वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी वाले वैल्यू में दिक्कत आपको क्या आ जा रही है? दैट पॉइंट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट में दिया तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मतलब 6:5:4:2:1 हो जाएगा, हाँ या ना? रेशियोस आप पॉइंट में रखे करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में रखे करोगे तो भी चलेगा। रे बाबा जो लोग करके चुका जाऊँगा वो भी चलेगा, कोई चाप नहीं है, बता रहे हैं। अब अदरवाइज आप इंटू 2 कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, गो अहेड। ये अपना इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बार चेक करना, चेक कर सकते हो आप। ये इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तक का, बेसिस, अमाउंट, रेशियो, जो चेक करना चेक कर लो। उसके बाद सिंपली हम लोगों को सबका टोटल करना होता है। खाली पहले यहाँ तक चेक कर लो आप लोग, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। अब सिंपली सारे कॉलम्स का टोटल कर देना है, दैट्स इट। सारे कॉलम इंक्लूडिंग टोटल कॉलम, सबका टोटल मारने का लिया आपको। ये टोटल ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली टोटल कॉलम का जो टोटल है, इधर पांचों का जो टोटल आ रहा है, पांचों का टोटल मिला के ऑब्वियसली टोटल भी आना चाहिए। 1,14,200 कैसे आया? टोटल कॉलम का टोटल है, वैसे पांचों को मिलाकर करेंगे तो भी ऑब्वियसली वही आना, जो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एक बार, राइट? यहाँ तक टॉपिक बहुत इजी लग रहा है, बट टेंशन मत लो, ऐसा समझ एग्जाम में नहीं आएगा, ज़्यादा खुश मत हो रहा है। ऐसा समझ एग्जाम में नहीं आता है, ये तो जस्ट नेट प्रैक्टिस भी नहीं है, जस्ट रूल्स ऑफ द गेम बता रहे हैं क्या होता है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है ना, नेक्स्ट स्टेज होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर है क्या सबको? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाज इजी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, लॉजिक समझ लो खाली आप, आज करेंगे नहीं अपने, कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा लग रहा है, आप एक चीज बताओ, सर्विस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? खुद कुछ प्रोडक्शन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उनको सर्विसेज रेंडर कर रहा है। बोलने का मतलब क्या है बॉस? कॉस्ट शीट किसका बनता है? कॉस्ट शीट तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके बनता होगा। कॉस्ट शीट तो हमारे इस एग्जांपल बोले तो एबीसी का बनता होगा। पीएनक्यू डिपार्टमेंट का कॉस्ट शीट तो बनता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 अभी बताओ कि पीएनक्यू डिपार्टमेंट अल्टीमेटली इनका जो भी खर्चा लगा है, फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे 15,200 और ये 950, ये खर्चा भी अल्टीमेटली किसके लिए लगा है? ए बी सी के लिए लगा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए लगा है, हाँ या ना? तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में क्या होता है, अगर हम कंप्लीट सम्स की बात करें, इसी प्राइमरी के बाद इसी फॉर्मेट में और आगे एक्सटेंड हो जाता है, उसी फॉर्मेट में कि सेकेंड जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है उनके खर्चे को रीएलोकेट, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऑन सम लॉजिकल बेसिस। सर्विस डिपार्टमेंट्स का जो टोटल खर्चा आया, सिर्फ ये नहीं, ये तो आया ही, इसके साथ सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी तो लगा। अपने सामने देखो आप, 24,000 16,000 लगा है कि नहीं? डायरेक्ट वेजेस 15,000 5,000 लगा है कि नहीं? क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लगा है कि नहीं? क्वेश्चन में मिलेगा आपको, राइट? तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो तो किस में चलेगा? कॉस्ट शीट में जाएगा। बट सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट शीट नहीं बनता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स में उनका रेस्पेक्टिव डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस भी ऐड कर देंगे, फिर उनका टोटल खर्चा आया। वो जो टोटल खर्चा आएगा सर्विस डिपार्टमेंट का एक एक का, वो कोई ना कोई लॉजिकल बेसिस होगी, हम लोग सीखेंगे, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वापस बांट दिया जाएगा। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा 0 हो जाएगा, वो
एंड उसको एलोकेट कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर में, तब जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्चुअल में कितना ओवरहेड खर्चा लग रहा है वो पता चलेगा। सो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, ये समझ में आ गया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट रीएलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ ऑल एक्सपेंसेस सर्विस डिपार्टमेंट्स ऑन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। जैसे अभी जो खर्चा आया वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लस क्या करना होगा सर्विस डिपार्टमेंट्स का, सर्विस डिपार्टमेंट का क्या करना होगा, डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट वेजेस को भी ऐड करेंगे, उसके बाद उनको बांट देंगे ऑन द सर्विस ऑन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस समय नहीं कर सकते हम लोग, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट, कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट किस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना सर्विसेज रेंडर कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, उसका कोई बेसिस मालूम नहीं है अपने को, या सर्विस डिपार्टमेंट का नेचर क्या है वो भी नहीं मालूम, तो इसलिए अभी तो हम लोग नहीं कर सकते, बट बता रहे हैं फर्दर समझ में कैसे होता है, तो उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखिए छोड़ते रह जाते हैं। आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पिकअप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।